बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सॉल्व मॉडल पेपर है ये 2022 का बीए सेकंड सेमेस्टर होम साइंस का। यानी कि अगर आपने गृह विज्ञान लिया है प्रथम सेमेस्टर में, आप लोगों ने तैयारी करी है मेरे चैनल से और आप लोगों को अच्छी तरीके से हमने सारे के सारे डाउट, आपके सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर और पेपर को भी सॉल्व करवाने का प्रयास, इसके अलावा आपको मॉडल पेपर यानी सॉल्व मॉडल पेपर देने का प्रयास बीए प्रथम सेमेस्टर में किया जा चुका है। आप लोग मुझसे परिचित होंगे, अवगत होंगे जरूर कि किस प्रकार से जो है मैं बताता हूं आप लोगों को, और उसी प्रकार से आपकी परीक्षा में प्रश्न भी आते हैं। तो आपका चाहे पेपर 1 चाहे पेपर 2, आपको भ्रमित नहीं होना। जितने भी मेरे वीडियोस आएंगे वो मैं पेपर 1 और पेपर 2 जो है डिवाइड नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी में केवल पेपर एक ही होगा, यानी कि उसी में समाहित कर दिया जाएगा। बहुत सारी यूनिवर्सिटी में पेपर 1 और पेपर 2, यानी किसी किसी में पेपर कोड 104 105 होगा। इस प्रकार से दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी जो है DDU, उसमें पेपर 104 105 इस प्रकार से कोडिंग करके दिया था। लेकिन आपसे प्रश्न जो होगा यही से पूछा जाएगा। पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर जो है 105, यानी जो आपका दूसरा पेपर होगा, वो उसके कॉन्सेप्ट यानी अवधारणाओं को लेकर के होगा। और 2 वीडियो मैंने बनाई है तो उसमें मैंने अवधारणाओं के बारे में जो प्रश्न आने थे वो भी उसमें बता दिए हैं। इसके अलावा जो एक प्रकार से थ्योरी वाला था, यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी और कॉन्सेप्ट जो पॉलिटिकल थे, दोनों को मर्ज करके बताया, क्योंकि दोनों पेपर का नाम जो है मैंने समाहित कर दिया गया था। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो दोनों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो एक बार जरूर उसको आप लोग देख लीजिएगा। अगर आपकी परीक्षा पेपर जो है दूसरे पेपर की अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस की, तो हो जाएगा। होम साइंस का पेपर भी आपका इसके बाद में है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाए। इसके अलावा आपके और सब्जेक्ट के जो पेपर होंगे आप लोग बताते रहिएगा, मैं उसके मॉडल पेपर आपको और देने का प्रयास करूंगा, और भी सब्जेक्ट के आपको मॉडल पेपर दूंगा। और होम साइंस की बात की जाए तो बहुत सारे प्रश्न आज के वीडियो में लगभग 100 से 120 के आसपास में प्रश्नों को डिस्कस करूंगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर चर्चा करूंगा, विस्तार से बताऊंगा। एक भी प्रश्न आपके एग्जाम से छूटने का एक प्रकार से चांस नहीं बचेगा, इस प्रकार से बताने का प्रयास करूंगा। वस्त्र विज्ञान एवं परिधान का परिचय एवं परिवार संसाधन प्रबंध। अगर पेपर आपका बनना होगा 1 2 तो कैसे बनेगा? पहले पेपर में बनेगा वस्त्र विज्ञान व परिधान का परिचय, और दूसरा पेपर क्या बनेगा? परिवार संसाधन प्रबंध। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। ये आपके पेपर का नाम है। पेपर का क्या नाम है? पेपर का नाम है अंग्रेजी में इंट्रोडक्शन टू क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल्स एंड फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। पार्ट 1 में आप इंट्रोडक्शन टू क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल देखेंगे। देन सेकंड जो आपका पार्ट होगा उसमें फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट यानी कि परिवार संसाधन प्रबंध के बारे में जानेंगे। विस्तार से हम हर एक चीज़ के बारे में आपको बताने का प्रयास करेंगे। यह वीडियो पूर्ण रूप से आप पर समर्पित है और मतलब समर्पित है। इसके अलावा इसमें पेपर 1 यानी खंड आ बा दोनों को लेकर के मैं बातें बताऊंगा। ओके, धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। इसके अलावा आप सभी लोग वीडियो को एक प्रकार से लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो छात्र मतलब छात्राएं जुड़ी हुई हैं तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे से जुड़ने के लिए। चलिए एक बार वीडियो को लाइक और करिएगा, शेयर करिएगा सभी दोस्तों के पास अपने। चलिए प्रारंभ करते कक्षा को बिना समय गंवाए हुए, आसानी से हमारे मुद्दे को समझेंगे। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। ओके, तो आप लोग बिल्कुल चिंता न करें। अच्छा, लिखित वाले जो मतलब छात्र छात्राएं हमारे हैं वो परेशान ना हो। लिखित का मॉडल पेपर भी मैं जल्द ही दूंगा, लेकिन अभी आपको ऑब्जेक्टिव दिया जा रहा है। ओके, चलिए पहला प्रश्न आपके समक्ष है कि वस्त्र विज्ञान या फिर वस्त्र विज्ञान द्वारा वस्त्रापयोगी तंतुओं का वर्गीकरण किया जाता है। प्रश्न है कि वस्त्र विज्ञान द्वारा वस्त्र के लिए उपयोगी तंतु जो होते हैं उनका वर्गीकरण किया जाता है। ऑप्शन ए दिया है महंगे तथा सस्ते तंतु, ऑप्शन बी दिया है प्राकृतिक तथा कृत्रिम तंतु, ऑप्शन सी दिया है अधिक मजबूत तथा कम मजबूत तंतु, या ऑप्शन डी दिया सफेद तथा रंगीन तंतु। तो भाई जो वस्त्र विज्ञान के द्वारा अगर बात की जाए, जो वस्त्र के लिए उपयोगी तंतु होते हैं उनका वर्गीकरण प्राकृतिक और कृत्रिम तंतु, यानी कि एक प्राकृतिक तंतु होता है, एक कृत्रिम तंतु होता है। तंतुओं के 2 प्रकार बताए गए। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? बी करेक्ट होगा, प्राकृतिक तंतु और कृत्रिम तंतु। अगला प्रश्न देखिएगा, आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आपके एग्जाम से बन सकता है। प्रश्न क्या है कि वस्त्र विज्ञान एक व्यापक विज्ञान है, इसे निम्न श्रेणियों में किस श्रेणी में रखा जा सकता है? सामाजिक विज्ञानों की श्रेणी में हम वस्त्र विज्ञान को रख सकते हैं, या उपयोगी विज्ञानों की श्रेणी में रख सकते हैं, या नियामक विज्ञानों की श्रेणी में रख सकते हैं, या इनमें से किसी विज्ञान की श्रेणी में हम नहीं रख सकते हैं। तो वस्त्र विज्ञान एक व्यापक विज्ञान है, इसको हम उपयोगी विज्ञानों की श्रेणी में रखेंगे। किसके? उपयोगी। ऑप्शन नंबर इसका क्या करेक्ट होगा? बी ऑप्शन करेक्ट होगा।
अगला प्रश्न देखिएगा, एग्जाम में छपेगा तो आप आसानी से कर दीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट जो है प्रश्न आपके समक्ष मैंने रखे हैं। अगला प्रश्न है कि मॉडर्न टेक्सटाइल्स के लेखक कौन है? मॉडर्न टेक्सटाइल्स के लेखक कौन है भाई? ऑप्शन ए दिया है कोलियर, बी दिया है लाइले, सी दिया डॉक्टर लेबार्थ और डी दिया है होलेन एंड सैडलर। किसका है? तो मॉडर्न टेक्सटाइल्स जो पुस्तक लिखने वाले विद्वान हैं वो अपनी स्टाइल में जो है लाइल करते हैं। ठीक है, तो जो इनके जिसमें आप देखें टेक्सटाइल लिखा है, इसमें लाइले जो लिखे हुए हैं यानी कि लाइल, ओके लाइले, तो इन्होंने मॉडर्न टेक्सटाइल पुस्तक लिखी है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा भाई, अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, वस्त्र विज्ञान का ज्ञान होना प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्यों आवश्यक है? वस्त्र विज्ञान का ज्ञान होना प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए दिया है कि कपड़े सुंदर खरीदने के लिए वस्त्र विज्ञान पढ़ना चाहिए, या कम कीमत में अच्छे वस्त्र खरीदने के लिए वस्त्र विज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, या उचित प्रयोग या उचित देखभाल तथा विधिवत सुरक्षा एवं संचयन के लिए। तो बिल्कुल उचित प्रयोग, उचित देखभाल एवं विधिवत सुरक्षा एवं संचयन के लिए वस्त्र विज्ञान का ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्या है? आवश्यक है। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रेशों का प्रथम और मौलिक वर्ग क्या है? रेशों का प्रथम और मौलिक वर्ग क्या है? ऑप्शन ए दिया है कृत्रिम रेशे, ऑप्शन बी है प्राकृतिक रेशे, और ऑप्शन सी है दोनों, या फिर डी है उपरोक्त दो में से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर क्या होगा? एक बार सभी लोग अपने मन में विचार करें कि रेशों का जो प्रथम और मौलिक वर्ग होता है वो क्या है या क्या होता है। तो रेशों का जो प्रथम या मौलिक वर्ग है वो प्राकृतिक रेशे होते हैं, ना कि कृत्रिम, ना कि दोनों। ओके, तो जो ये रेशे होते हैं उसका जो मौलिक वर्ग होता है, जो मौलिक रूप होता है, सबसे पहले प्राकृतिक रेशे हमको मिलते हैं, उसके बाद में उसी के आधार पर, मैं तो कृत्रिम रेशे हम लोग बनाते हैं ना। जैसे थोड़ा सा फास्ट बोल गया क्या? चलिए उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। तो रेशम का जो प्रथम रूप है मौलिक यानी प्राकृतिक रेशे है। क्यों प्राकृतिक रेशे हैं? क्योंकि प्राकृतिक रेशों जब उसी के आधार पर हम क्या करेंगे, जो मानव निर्मित रेशे होते हैं यानी कि जो कृत्रिम रेशे होते हैं उनको हम बनाते हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न आपसे एग्जाम से बन सकता है कि रेशे को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? रेशे को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? अच्छा, अगर आप लोगों को जो है ऑब्जेक्टिव टाइप ना देख करके अगर आपको लिखित वाला मॉडल पेपर चाहिए तो बीए थर्ड ईयर में मैंने वस्त्र विज्ञान का और परिधान का परिचय, वस्त्र विज्ञान एवं परिधान का परिचय मैंने पेपर 1 में होम साइंस बीए थर्ड ईयर में पढ़ाया, तो एक बार उस मॉडल पेपर को आप देख लीजिएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। ओके, तो अगला प्रश्न है कि रेशों को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? तो रेशों को हम मुख्य रूप से कितने वर्गों में बांटते हैं भाई? हमने बताया 2 वर्गों में। ठीक है, कितने वर्गों में? 2 वर्गों में बांट सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्राणिज रेशे कितने प्रकार के होते हैं? जो प्राणिज रेशे होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? तो प्राणिज रेशे भी आपके 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष दिया हुआ है, अगला प्रश्न है कि हेम्प के रेशे का प्रयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? हेम्प के जो रेशे है उसका प्रयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? तो भाई हेम्प का जो रेशा है वो कागज बनाने के उद्योग में प्रयोग होता है। किसमें? कागज बनाने के। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, हेम्प का रेशा किस रंग का होता है? पीले रंग का, या सफ़ेद रंग का, लाल रंग का, या काले रंग का? तो हेम्प का जो रेशा है किस रंग का होता है भाई? हेम्प का जो रेशा है ये काले रंग का होता है। किस रंग का? काले रंग का। ऑप्शन नंबर इसका डी दिया है। अगला प्रश्न देखिएगा। आज लगभग 150 यानी 120 से अधिक प्रश्न है, 150 प्रश्नों को मैं चर्चा करूंगा। ओके, अगला प्रश्न है कृत्रिम रेशे। एक वीडियो देख लीजिएगा, 3 से 4 बार वीडियो को ईयरफोन लगा करके सुन लीजिएगा, बस मज़ा आ जाएगा, बता रहा हूँ। ओके, और आपकी परीक्षा 4 चांद लग जाएगा आपकी परीक्षा में। कुछ भी तैयार नहीं, बहुत परेशान थे आप लोग, लगातार व्हाट्सएप पर कमेंट आ रहे थे, मतलब कि जो है एसएमएस आ रहे थे, और जो है यूट्यूब पर आप कमेंट कर रहे थे, लगातार आपको कमेंट आ रहे थे कि सर जी होम साइंस पर वीडियो बना दीजिए। और भी कमेंट इकोनॉमिक्स के आए हैं, एजुकेशन के आए हैं, मेडिवल हिस्ट्री के आ रहे हैं, तो मैं सभी पर वीडियो मॉडल पर आपको दूंगा, तो आप परेशान मत होइएगा उसके लिए। कृत्रिम रेशे कितने प्रकार के होते हैं भाई? कृत्रिम रेशे जो होते हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं। कृत्रिम रेशे कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न, वस्त्र निर्माण की सामग्री की सबसे छोटी इकाई है। वस्त्र निर्माण की सबसे सामग्री जो होती है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है? यानी कि वस्त्र बनाने की सबसे छोटी इकाई यानी कि सबसे छोटी चीज़ कौन सी होती है? धागा, तंतु, रुई, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? बताने का प्रयास करेंगे। तो वस्त्र निर्माण की सामग्री की सबसे छोटी इकाई वो क्या है भाई? तंतु होती। क्या? तंतु। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा, तंतु। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तंतु प्राकृतिक तंतु नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा तंतु प्राकृतिक तंतु नहीं है? ऑप्शन ए है रेशम, ऑप्शन बी है कपास, ऑप्शन सी है ऊन, और ऑप्शन डी है रेयान। तो भाई रेशम, कपास,
ऊन, ये सब क्या है, प्राकृतिक तंतु के अंतर्गत आते हैं, जबकि जो रेयान है ये कृत्रिम तंतु के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, रासायनिक विधि द्वारा निर्मित तंतु नहीं है। रासायनिक विधि द्वारा निर्मित तंतु कौन सा नहीं है, तो रियान जो है ये रासायनिक विधि द्वारा निर्मित तंतु नहीं है, जबकि इसके अलावा एक्रिलान, डेकरान और नायलान ये रासायनिक विधि के द्वारा निर्मित तंतु माने जाते हैं। ओके, इस प्रकार से आपने समझा। अच्छा, रेमी का जो रेशा होता है किसके पौधे से प्राप्त होता है, तो नेटल के पौधे से रेमी का जो रेशा होता है प्राप्त होता है। रियान जो होता है ये प्राणी जन्य तंतु होता है, यानी कि, और आपसे पूछेगा कि आजकल कपास के उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है, तो आप बताएंगे किसका स्थान है भाई, अमेरिका का स्थान है। किसका है, अमेरिका का। एक बार आप गूगल भी कर लीजिएगा तो आपको क्लियर पता चल जाएगा, कितना विवरण पूरा देख लीजिएगा कहाँ कहाँ पर कितना उत्पादन होता है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। कपास का पौधा अधिकतर कैसे स्थानों पर उपलब्ध होता है, तो जहाँ पर गर्म स्थान होते हैं वहीं पर कपास होते हैं। दक्षिण भारत में आप देखेंगे कि जो काली मिट्टी होती है वहीं पर कपास उत्पन्न होता है, और कपास के को लेकर के जो कपास के रेशे होते हैं उसके मुख्य भाग जो होता है वो सेलुलोज का निर्मित होता है, और उसी के लिए आप देखेंगे जो है। अच्छा, कपास के तंतु जो होते हैं वो प्रोटीन तंतु भी कहलाते हैं, ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो आपसे अगर पूछे कि कपास के तंतुओं की जो लंबाई कितनी होती है, तो आप बताएंगे 1 से 5 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, कपास के बीज को हम लोग बिनौला कहते हैं। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा सकता है, हो सकता है एग्जाम्स में। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर विजिबल हो पा रहा है क्या? चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर विजिबल हो पा रहा है, देखिएगा फटाफट से एक बार। प्रश्न है कि सामान्य रूप में से रियान का रेशा किस रंग का होता है। सामान्य रूप से आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया कि सामान्य रूप से जो रियान होता है ना, उस रियान का जो रेशा होता है वो किस रंग का होता है भाई, वो किस रंग का होता है। सामान्य रूप से जो रियान का रेशा होता है वो श्वेत रंग का होता है, यानी कि सफ़ेद होता है। कि कैसा होता है भाई, वो सफ़ेद होता है। ओके, आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न आप देखिएगा। अगला प्रश्न कि रियान के रेशे की आर्द्रता, रियान के रेशे की जो आर्द्रता होती है प्रतिधारणा क्षमता कितनी होती है उसकी, 11% होती है, 13% होती है। तो भाई कितनी होती है, या 15% या 9%, तो 13% होती है। रियान के रेशे की आर्द्रता की प्रतिधारणा जो होती है उसकी क्षमता वो 13% होती है। अगला प्रश्न देखिएगा, रियान के तंतु किस विधि द्वारा तैयार किए जाते हैं। रियान के तंतु किस विधि के द्वारा तैयार किए जाते हैं भाई, तो रियान के जो तंतु होते हैं वो यांत्रिक विधि के द्वारा, किस विधि के द्वारा, रियान के तंतु यांत्रिक विधि के द्वारा तैयार किए जाते हैं। किसके द्वारा, यांत्रिक विधि के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, रियान के तंतुओं में अधिकांश भाग होता है। रियान के तंतुओं में अधिकांश भाग किसका होता है, प्रोटीन का होता है, सेल्यूलोज का होता है, या व्यर्थ पदार्थों का होता है, या फिर रासायनिक तत्वों का होता है। तो किसका होता है, रियान के तंतुओं में अधिकांश जो भाग होता है वो सेल्यूलोज का होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया का सर्वप्रथम सोपान कौन सी क्रिया है। प्रश्न क्या है, वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया का सर्वप्रथम यानी सबसे पहला सोपान कौन सी क्रिया है। इन सभी प्रश्नों को आप लोग जो है 2 से 3 बार अगर देखेंगे तो आपके माइंड में तमाम सारे प्रश्न चल जाएंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रश्न क्या है, वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया का सर्वप्रथम सोपान कौन सी क्रिया है, बिटिंग या ब्लीचिंग या स्पिनिंग या फिर ब्रशिंग, क्या होता है। तो वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया का सर्वप्रथम सोपान जो है क्या है, स्पिनिंग। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, वस्त्रों को कभी कभी अधिक भारी बनाने के लिए क्या किया जाता है। वस्त्रों को कभी कभी अधिक भारी बनाने के लिए क्या किया जाता है भाई, सिला जाता है, या फिर मांड लगाया जाता है, या कलर किया जाता है, या पानी में भिगो दिया जाता है। तो वस्त्रों को कभी कभी अधिक भारी बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो वस्त्रों को कभी कभी हम लोगों को जब अधिक भारी बनाना होता है तो उसमें हम क्या लगाते हैं, मांड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, मांड लगाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, धागा बनाने के लिए क्या किया जाता है। धागा बनाने के लिए क्या किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया तंतुओं को जोड़ा जाता है, ऑप्शन बी दिया तंतुओं को खींचकर ऐंठन दी जाती है, ऑप्शन सी दिया तंतुओं को गर्म किया जाता है, ऑप्शन डी दिया उपरोक्त में से कुछ नहीं किया जाता है। तो धागा बनाने के लिए तंतुओं को पहले खींच करके उसको ऐंठन दी जाती है, ऑप्शन बी में दिया है। ठीक है, तंतुओं को खींचकर ऐंठन दी जाती है तो फिर धागा बनाया जाता है इसके। अगला प्रश्न है, वस्त्र के लिए उपयोगी जो तंतु होते हैं उन तंतुओं से वस्त्र का निर्माण के लिए सर्वप्रथम जो है क्या किया जाता है, यानी वस्त्र उपयोगी तंतुओं से वस्त्र निर्माण के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है। पहले ऑप्शन ए दिया है बुनाई की जाती है, ऑप्शन बी दिया है धागों का निर्माण किया जाता है, ऑप्शन सी दिया है तंतुओं को जो है क्लफ लगाया जाता है, या ऑप्शन डी दिया उपयुक्त सभी क्रियाएं अनावश्यक हैं, यानी कि आवश्यक नहीं है। तो भाई वस्त्रोपयोगी तंतुओं से वस्त्र निर्माण के लिए सबसे पहले धागों का निर्माण किया जाता है। किसका किया जाता है, धागों का निर्माण किया जाता है, धागों को सबसे पहले बनाया जाता है।
अगला प्रश्न आपके समक्ष है, साधारण धागों का गुण क्या होता है। यानी साधारण धागों का गुण है, ऑप्शन ए है संपूर्ण लंबाई में समान व्यास होना, ये गुण है, या फिर अधिक मजबूत एवं टिकाऊ होना, ये गुण है, या धागे के ऐंठन समान होते हैं, ये गुण है, या फिर ये सभी गुण है। तो साधारण धागों के ये सभी गुण होते हैं, यानी कि अधिक मजबूत भी होना चाहिए, टिकाऊ भी होना चाहिए, और समान व्यास होना चाहिए, संपूर्ण लंबाई में समान व्यास होना चाहिए, धागे में ऐंठन जो है समान होनी चाहिए। तो ये सभी गुण होने चाहिए। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, साधारण धागों में होते हैं। साधारण धागों में क्या क्या होते हैं भाई। साधारण धागों में क्या होते हैं। ऑप्शन ए दिया है एक ही प्रकार के तंतु, ऑप्शन बी दिया अनेक प्रकार के तंतु, ऑप्शन सी दिया है छोटे छोटे तंतु, और ऑप्शन डी दिया सस्ते तंतु। तो भाई साधारण धागों में एक ही प्रकार के तंतु होते। कैसे, एक ही प्रकार के। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। तभी तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि संपूर्ण लंबाई में समान व्यास वाले होते हैं। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, एक से अधिक आकार प्रकार। प्रश्न क्या है, एक से अधिक आकार प्रकार वाले तंतुओं से निर्मित धागे को हम क्या कहते हैं। तो उसको हम, जाहिर सी बात है, जब भी एक से अधिक आकार प्रकार वाले तंतुओं से बने धागे होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, मिश्रित धागा कहेंगे। बिल्कुल मिश्रित धागा, ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है कि बहुत अधिक ऐंठन देने से धागा कैसा हो जाता है। बहुत अधिक ऐंठन देने से धागा कैसा हो जाएगा भाई, कैसा हो जाएगा भाई। कहने का मतलब ये भाई बहनें सभी लोग, ओके, या जो एक प्रकार से जो भी आप अपने हिसाब से समझ सकें वो समझिएगा। ओके, तो बहुत अधिक ऐंठन देने से धागा कैसा हो जाता है, मजबूत हो जाता है, या टूट जाता है, या चमकदार हो जाता है, या ये कुछ नहीं होता इनमें से। तो अगर हम धागे को बहुत ज़्यादा ऐंठन दे देंगे ना तो क्या होगा, क्या होगा, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो बहुत अधिक अगर हम धागे को ऐंठन दे देंगे तो धागा क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। धागा क्या हो जाएगा, टूट जाएगा ना। टूटेगा कि नहीं टूटेगा, टूट जाएगा। आगे देखिए, विभिन्न तंतुओं से किस प्रकार धागा बनाया जाता है। तो ऑप्शन बी में क्या दिया है, टूट जाएगा ना। चलिए, टूट जाएगा भाई धागा। अगला प्रश्न है, विभिन्न तंतुओं से किस प्रकार धागा बनाया जाता है। विभिन्न तंतुओं से किस प्रकार धागा बनाया जाता है। ऑप्शन ए है जोड़ करके, ऑप्शन बी है बंट कर, या ऑप्शन सी है बांध कर, या डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विभिन्न तंतुओं से किस प्रकार धागा बनाता है, तो बंट करके। क्या, तंतुओं से बंट करके धागा बनाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है कि धागे में ऐंठन तंतुओं को परस्पर निकट लाते हैं तथा कपड़े की बुनाई तथा निटिंग के लिए उन्हें अधिक सघन बनाते हैं। ये किसका कथन है, मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है। कथन क्या है कि धागे में ऐंठन तंतुओं को परस्पर निकट लाते हैं तथा कपड़े की बुनाई तथा निटिंग के लिए उन्हें अधिक सघन बनाते हैं। यानी कि उसको क्या बनाते हैं, सघन बनाते हैं। बहुत ज़्यादा जो बिरर धागे होते हैं, जब हम उनमें ऐंठन दे देते हैं तो बहुत ज़्यादा सघन हो जाते हैं। मतलब उनका जो वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, उनका जो आकार होता है वो बहुत कम में हो जाता है, और उनमें घनत्व तो ज़्यादा बढ़ जाता है, उसका घनत्व तो बढ़ जाता है। ओके, डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। तो ये कथन है किसका भाई, लेले का। किसका है, लेले का। कथन किसका है, लेले का। ओके, चलिए, अच्छा एक कथन और है फेमस, बड़ा अच्छा कथन है। बताइए, कताई में तांतो सामग्री में से तंतुओं को खींचने तथा बटने की प्रक्रिया निहित होती है ताकि तंतुओं को एक साथ जोड़ा जा सके। ये किस विद्वान का कथन है, तो ये कथन का है कोलियर महोदय ने। किसने कहा है, कोलियर महोदय ने कहा है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गई बातें। चलिए, आगे बढ़ा जाए। अच्छा, आपसे पूछे धागे मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। धागे मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। और तंतुओं से धागा निकालने की जो क्रिया होती है, या तंतुओं से धागा बनाने की जो क्रिया होती है, उसको क्या कहते हैं, उसको हम कताई कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, कताई कहते हैं। बात ध्यान रखेंगे। ओके, क्लियर हो गई बातें। तो एग्जाम से ऐसे प्रश्न अगर आपसे पूछे तो आप जो है आसानी से बता दीजिएगा। अच्छा, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, देखिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, ये समझते हैं कि आखिरकार कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिएगा। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर, जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो, और इसी प्रकार से मैं अन्य सब्जेक्ट की वीडियो आपके समक्ष देता रहूँ। ओके, प्रश्न क्या है आपके समक्ष, प्रश्न है कि बुनाई। प्रश्न क्या है, बुनाई की किस विधि का प्रयोग विशेषकर तौलिए बनाने के लिए किया जाता है। बुनाई की किस विधि का प्रयोग विशेष करके तौलिए बनाने के लिए किया जाता है। तो कौन सी, सेटिन बुनाई, ऑप्शन ए बी है साटिन बुनाई, सी है ट्विल बुनाई, या फिर ऑप्शन डी है हेक बैक बुनाई।
तो जो हेक बैग बुनाई होती है इसी से तौलिए जो है मुख्य रूप से बनाए जाते हैं। ओके, हेक बैग, ऑप्शन नंबर इसके डी दिया है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है मोयरिंग। मोयरिंग प्रक्रिया के द्वारा वस्त्रों पर कौन सा कार्य किया जाता है? नमूने अंकित किए जाते हैं या रंग चढ़ाया जाता है फिर माड़ लगाया जाता है, बताइए। तो जो मोयरिंग प्रक्रिया होती है इसके द्वारा वस्त्रों पर नमूने अंकित किए जाते हैं, कुछ जो है छापा जाता है उस पर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिएगा, किस विधि के द्वारा वस्त्र पर उभरी आकृतियों के नमूने यानी कि रेसिड जो फिगर होते हैं उभारे जाते हैं? तो किस विधि के द्वारा भाई, किस विधि के द्वारा करे जाते हैं? तो किसके द्वारा? इम्बोसिंग के द्वारा। किस विधि के द्वारा वस्त्र की उभरी आकृतियों के नमूने, जो वस्त्र की जो ऊपर उभरी हुई आकृति होती हैं या उभरी हुई जो आकृतियाँ होती हैं उनके नमूने, तो वो कौन सी विधि है आपकी? वो कौन सी विधि भाई? वो विधि है आपकी इम्बोसिंग। कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है आपका श्रिंकिंग की प्रक्रिया को करने के बाद, श्रिंकिंग की प्रक्रिया को करने के बाद तैयार करने वाले मतलब तैयार करने वस्त्रों पर कौन सा लेबल लगा दिया जाता है? श्रिंकिंग की प्रक्रिया को करने के बाद तैयार करने वस्त्रों पर कौन सा लेबल लगा दिया जाता है? तो प्री श्रिंक का। किसका? प्री श्रिंक का, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, तैयार वस्त्रों का व्यापारिक चिन्ह निम्न में से कौन सा है? तैयार वस्त्रों का व्यापारिक चिन्ह निम्न में से कौन सा है भाई? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो तैयार वस्त्रों का व्यापारिक चिन्ह निम्न में से कौन सा है? तो जो जो है फ्राइज है ये होता है, सन फ्राइज जो है ये तैयार वस्त्रों का व्यापारिक चिन्ह है। ओके, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, एंटीसेप्टिक गुणों से परिपूर्ण वस्त्र कौन से होते हैं? प्रश्न बड़ा अच्छा है। प्रश्न क्या है? एंटीसेप्टिक गुणों से परिपूर्ण वस्त्र कौन से होते हैं? तो कौन से वस्त्र होते हैं भाई? जो डॉक्टरी के काम में आने वाले जो वस्त्र वाले कपड़े होते हैं, जो पट्टी होती है, ये जो है एंटीसेप्टिक गुणों से परिपूर्ण वस्त्र होते हैं। कैसे होते हैं? एंटीसेप्टिक गुणों से परिपूर्ण वस्त्र होते हैं। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, वस्त्रों की देख रेख एवं संरक्षण के लिए क्या आवश्यक है? वस्त्रों की देख रेख एवं संरक्षण के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए दिया है वस्त्रों को नियमित रूप से धोना, ऑप्शन बी दिया है वस्त्रों की तत्काल मरम्मत करना, ऑप्शन सी दिया वस्त्रों को उचित स्थान पर रखना और ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त तो सभी उपाय किए जाने चाहिए। तो बिल्कुल वस्तुओं के देख रेख के संरक्षण के लिए भाई वस्त्रों की तत्काल मरम्मत भी करनी चाहिए, वस्त्रों को नियमित रूप से धोना भी चाहिए, वस्त्रों को उचित स्थान भी पर रखना भी चाहिए, यानी कि ये सभी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी उपाय किए जाने चाहिए। अगला प्रश्न आपके समक्ष, वस्त्र निर्माण के लिए कैसे रेशे अच्छे रहते हैं? मोटे, लंबे, छोटे या पतले? बताइए। वस्त्र बनाने के लिए या वस्त्र निर्माण के लिए कैसे रेशे अच्छे होते हैं? तो भाई जो लंबे रेशे होते हैं ना, जो लंबे रेशे होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं वस्त्र को बनाने में। कैसे रेशे? जो लंबे रेशे होते हैं, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होते हैं। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, वस्त्रोपयोगी रेशे ऑल्फिन रेशों की तुलना में अधिक क्या होते हैं? प्रश्न है आपका कि वस्त्र उपयोगी रेशे ओल्फिन रेशों की तुलना में अधिक क्या होते हैं? हल्के होते हैं अधिक, या अधिक कमज़ोर होते हैं, या अधिक भार में ज़्यादा होते हैं यानी कि अधिक वजनी होते हैं, या अधिक मजबूत होते हैं? तो वस्त्रोपयोगी रेशे ओल्फिन रेशों की तुलना में अधिक भारी होते हैं यानी कि वजनी होते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर सी में दिया है वजनी या भार। अगला प्रश्न आपके समझ दिया हुआ है कि वस्त्रों की सलवटें समाप्त करने के लिए उस पर क्या किया जाता है? वस्त्रों की सलवटें समाप्त करने के लिए उस पर क्या किया जाता है? बताने का प्रयास करेंगे। रंग किया जाता है या डाई की जाती है, प्रिंट किया जाता है, फिर प्रेस किया जाता है? तो वस्त्रों की जो सलवटें यानी जो सिकुड़न हो जाती है उसको समाप्त करने के लिए प्रेस किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रेस। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। तो जो सलवटें होती है उसको समाप्त करने के लिए हम उस पर क्या करते हैं? प्रेस करते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। एग्जाम से में और ही प्रश्न आपसे पूछ सकता है, निटिंग जो होता है उसके कितने भेद होते हैं? निटिंग के कितने भेद होते हैं? तो निटिंग के भी दो भेद होते हैं। ओके, कितने भेद होते हैं? निटिंग के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। और निटिंग के द्वारा क्या होता है कि केवल एक ही धागे का प्रयोग होता है निटिंग में। किसमें? निटिंग में केवल एक ही धागे का प्रयोग होता है। तो आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं, हम और भी प्रश्नों को जानते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है कि एक पैटर्न फिटिंग में शामिल है। एक पैटर्न फिटिंग में क्या शामिल है? सहायता, ग्रेन या फिर संतुलन? ये तीनों शामिल है। सहायता, ग्रेन और संतुलन एक पैटर्न फिटिंग में तीनों होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा, ये सभी। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि कपड़े के अच्छा लगने के लिए कपड़े की क्या आवश्यकता होती है?
सही फिटिंग की आवश्यकता होती है, या फिर चटकी मतलब कि चटकीले रंग की आवश्यकता होती है, फिर गुणवत्ता की। तो भाई कपड़े अच्छा लगने के लिए, यानी अगर आप पे कपड़े अच्छे लगेंगे तभी जब वो सही फिटिंग होगी, कपड़े का फिटिंग जो होगा अगर सही होगा तभी आपके ऊपर कपड़े अच्छे लगेंगे, जचेंगे। बाकी जो है कितनी भी गुणवत्ता कपड़े की क्यों ना हो, क्वालिटी यानी कितना भी आप स्पार्की या फिर मुफ्ती का जो है पहन ले कोई भी कपड़ा, लेकिन उसके बाद में अगर वो कपड़ा आपके ऊपर जो है बड़ा है, सेट नहीं हो पा रहा है, फिर छोटा, तो आप पे वो जचेगा नहीं। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, फिटिंग के लिए बताई थ्योरी में बहुत सारे सिद्धांत हैं जिनको निम्न में से किन नामों से पुकारते हैं। तो फिटिंग के लिए बताई गई जो थ्योरी है उसके बड़े सारे सिद्धांत हैं, उनमें से जो नीचे लिखे गए 4 ऑप्शन हैं, इनमें से इन्हें किन नामों से पुकारते हैं। तो भाई ट्राइयान ये भी एक नाम है, ट्रायल भी इसे कहते हैं और फिटिंग भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, ये सभी। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा, यह एक डिजाइनर द्वारा शरीर के, प्रश्न क्या है, प्रश्न है आपका कि यह एक डिजाइनर द्वारा शरीर के किसी भी बिंदु की माप की अतिरिक्त राशि क्या होती है। तो माप की अतिरिक्त राशि को हम क्या कहते हैं भाई, माप की जो है अतिरिक्त राशि को हम सहजता कहते हैं। क्या कहते हैं, सहजता। ऑप्शन नंबर ए में दिया है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, क्या प्रश्न है, प्रश्न है कि वस्त्र क्षेत्र में की सहजता की आवश्यकता होती है, मतलब वस्त्र क्षेत्र में कितनी सहजता की आवश्यकता होती है, मतलब कितना ज़्यादा हो सके। माप की बिंदु से जो कुछ थोड़ी और माप हो, राशि कितनी होनी चाहिए, 3 से 4 इंच के लगभग होनी चाहिए। कितनी, 3 से 4। तो वस्त्र क्षेत्र में 3 से 4 इंच की सहजता की आवश्यकता होती है, 3 से 4 इंच। तो यहाँ पर 3 से 4 आप भरेंगे ऑप्शन में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न है, कमर में कितने सहजता की आवश्यकता होती है। कमर अगर जो है जितने, किसी व्यक्ति की अगर कमर मान लेते हैं 30 है, तो उसमें कितने अंश जो है मतलब कितने सहजता यानी कितने और ज़्यादा जो है सिलना चाहिए। तो आधे इंच, जैसे कि 30 है तो 30.5 का जो है कमर सिली जाए, ये मान करके चलो, या 1 कर दो, ठीक है। वैसे साढ़े मतलब 1.5 कर दीजिएगा, मतलब आधा करिएगा ज़्यादा सही रहेगा। तो ये 1.5 या फिर 1 कर दीजिए, मतलब सॉरी आधा या फिर 1। ओके, वैसे आधा ज़्यादा बेटर है जो है वस्त्र प्रधान विज्ञान के हिसाब से। अगला प्रश्न है, कूल्हे में कितने इंच की सहजता की आवश्यकता होती है। कूल्हे की बात की है तो कूल्हे में कितने इंच की आवश्यकता होती है, सहजता की कितने इंच जो है बढ़ाया जा सकता है उसमें, 2 इंच, यानी कि जितनी भी नाप हो उससे 2 इंच अगर फादिल सिएंगे तो ये सही रहेगा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, आस्तीन में कलाई में जो है जमीन के समानांतर होते हैं क्या, क्रॉस ग्रेन जो होता है यही। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। तो आस्तीन में कलाई में क्रॉस ग्रेन जमीन के समानांतर होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है आपके समक्ष, प्रश्न क्या है कि जो है चोली के आगे और पीछे के मध्य के भाग में सारे स्कर्ट में लंबाई का ग्रेन कितना होना चाहिए। तो लंबाई का ग्रेन कितना होना चाहिए भाई, मतलब कि कैसा होना चाहिए, तो ज़मीन से सीधा या ज़मीन के समानांतर या फिर ए और बी दोनों बताने का प्रयास करेंगे। तो चोली के आगे और पीछे के मध्य के भाग में सारे स्कर्ट में जो लंबाई का ग्रेन है वो ज़मीन से एकदम सीधा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि यदि कपड़े में, प्रश्न क्या है कि यदि कपड़े में ग्रेन लाइन सीधी नहीं होती तो कपड़ा कैसा होता। यदि कपड़े में ग्रेन लाइन सीधी नहीं होती तो कपड़ा सीधी ग्रेन में नहीं कटता है। क्या, कपड़ा जो है सीधी ग्रेन में नहीं कटता। क्या, यदि कपड़े में ग्रेन लाइन सीधी नहीं होती तो कपड़ा सीधी ग्रेन में नहीं कटता। ओके, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। ओके, वैसे कपड़ा सीधी ग्रेन में जो है कपड़ा नहीं कटता। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समझ है गृह प्रबंध। यहीं पे प्रश्न क्या पूछ लिया गया आपसे, प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, प्रश्न आपके समक्ष आ सकता है। प्रश्न है कि गृह प्रबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। तो भाई मालिक की होती है घर के, या गृहिणी की होती है, बच्चों की होती है, रिश्तेदारों की होती है। तो बच्चे रिश्तेदार की नहीं होगी, न तो मालिक की होगी, किसकी होती है गृह में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका एक गृहिणी की होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, गतिशील परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित कर उद्देश्यों को पूरा करना क्या कहलाता है। गतिशील परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित कर उद्देश्यों को पूरा करना क्या कहलाता है। तो उसी को हम गृह प्रबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, उसी को गृह प्रबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, उसी को हम गृह प्रबंध कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, अगला प्रश्न है कि पारस्परिक जीवन के अनुकूल परिवर्तन लाना ही गृह प्रबंध का है। बताइए, मूल उद्देश्य है या मूल सिद्धांत है या कारक है। तो पारस्परिक जीवन के अनुकूल परिवर्तन लाना ही गृह प्रबंध का क्या है, मूल रूप से उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा।
अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है कि गृह व्यवस्था को सफल बनाया जाता है किसके द्वारा? नियोजन के द्वारा या नियंत्रण के द्वारा या मूल्यांकन के द्वारा या सभी के द्वारा? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, सभी के द्वारा। यानी गृह व्यवस्था को चलाना तो आयोजन यानी नियोजन भी सही होना चाहिए, ठीक है, नियंत्रण भी होना चाहिए परिवार के लोगों पर या फिर हर चीज़ पर, मूल्यांकन भी हर चीज़ का करें। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, गृह प्रबंधक को गृह विज्ञान के तथ्यों की जानकारी होने पर प्रत्येक सदस्य को कम खर्च में समय पर मिल सकता है। प्रश्न क्या है? गृह प्रबंधक को गृह विज्ञान के तथ्यों की जानकारी होने पर, अगर किसी गृह विज्ञान के तथ्यों की जानकारी किसी व्यक्ति को है जो कि गृह प्रबंधक है, तो उसको प्रत्येक सदस्य को कम खर्च के लिए समय पर क्या मिल सकता है? स्वच्छ एवं स्वस्थ भोजन जो होगा वो मिलेगा, अगर गृह प्रबंधक को गृह विज्ञान के तथ्यों की जानकारी है तो। ओके, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? एक, स्वच्छ भोजन भी मिलेगा और स्वच्छ जो है स्वास्थ्य भी मिलेगा। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, गृह प्रबंधन प्रक्रिया है। गृह प्रबंधन प्रक्रिया क्या है भाई? आयोजन एवं संगठन है, बिल्कुल है, नियंत्रण भी है और मूल्यांकन भी है। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, ये करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा, गृह प्रबंध के उद्देश्य क्या है? गृह प्रबंध का क्या उद्देश्य है भाई? ऑप्शन ने दिया है, परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, बिल्कुल ये उद्देश्य है इसका। दूसरा उद्देश्य क्या है परिवार के गृह प्रबंध के? दूसरा उद्देश्य आपको दिया हुआ है कि सीमित आय से अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, बिल्कुल सीमित साधनों में या सीमित संसाधनों के माध्यम से जो है मनुष्य की अधिक से अधिक आवश्यकताओं की, अपने परिवार की अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति ही क्या कहलाती है? गृह प्रबंध कहलाती। क्या कहलाती भाई? गृह प्रबंध कहलाती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो गृह प्रबंध का उद्देश्य ये भी होगा। वहीं तीसरा उद्देश्य गृह प्रबंध का क्या है कि पारिवारिक स्तर को बनाए रखना। क्या? पारिवारिक स्तर को बनाए रखा जाए। तो ये तीनों उद्देश्य किसके हैं? गृह प्रबंध के। तो यानी कि ऑप्शन डी वाला जो दिया है ऊपर सभी ये करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न प्रबंध किया जाता है। प्रबंध किया जाता है भूमि भवनों का या भौतिक संसाधनों का या मानवीय संगठनों का या पशुओं का। तो भाई प्रबंध किसका जाता है? मानवीय संगठनों का। किसका जाता है प्रबंध? प्रबंध जो होता है मानव संगठनों का क्या आता है? ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष गृह व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त किए जाते हैं। गृह व्यवस्था के अंतर्गत क्या प्राप्त किए जाते हैं भाई? समाज के लक्ष्य या परिवार के लक्ष्य या राज्य के लक्ष्य या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बताने का प्रयास करेंगे। तो गृह व्यवस्था के अंतर्गत क्या प्राप्त किए जाते हैं? परिवार के लक्ष्य। गृह व्यवस्था के अंतर्गत जो परिवार के लक्ष्य होते हैं वही प्राप्त किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी में दिया परिवार के लक्ष्य, करेक्ट आंसर ये होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है कोटिजन के अनुसार गृह व्यवस्था एक विज्ञान है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कोटिजन के अनुसार गृह व्यवस्था एक क्या है? विज्ञान है। यानी कि कैसा विज्ञान है? ऑप्शन ए दिया सामाजिक विज्ञान, ऑप्शन बी दिया है व्यवहारिक विज्ञान, ऑप्शन सी दिया है जीवन विज्ञान, या ऑप्शन डी दिया इनमें से किसी भी प्रकार का विज्ञान नहीं है। तो कोटिजन के अनुसार जो गृह व्यवस्था है ये एक प्रकार का कैसा जो है विज्ञान है? तो व्यवहारिक विज्ञान है। कैसा विज्ञान? व्यवहारिक विज्ञान है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। सॉरी, हाँ। अगला प्रश्न क्या है आपके समक्ष? अगला प्रश्न है कि व्यवस्थापन घर के एक कथन है, बात ध्यान रखिएगा। और ये कथन आपसे पूछा गया किसका है? कथन क्या है? व्यवस्थापन घर के वातावरणों में मानवीय संगठन की प्राकृतिक वृद्धि है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है। कथन क्या है कि व्यवस्थापन जो होता है वो घर के वातावरण में मानवीय संगठन की प्राकृतिक वृद्धि होती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसने कहा था? दो व्यक्तियों ने मिलकर के कहा था। पहले है निखिल और दूसरे कौन से हैं? डार्सी। तो निखिल और डार्सी का कथन क्या है कि व्यवस्थापन घर के वातावरण में मानवीय संगठन की प्राकृतिक वृद्धि होती है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका तो यहाँ पर है ये, नहीं तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा निखिल। ठीक है, निखिल एवं डार्सी। ओके, क्लियर हो गई बातें? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोग देखिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे पूछ सकता है एग्जाम्स में। अगला प्रश्न बताइए फटाफट से। अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि मकान बनवाना। प्रश्न है मकान बनवाना बच्चों की शिक्षा, बच्चों की शादी है। प्रश्न है कि मकान बनवाना बच्चों की शिक्षा, बच्चों की शादी क्या है? दीर्घकालीन लक्ष्य है या अल्पकालीन लक्ष्य है
या मध्य अंतः लक्ष्य है या उपरोक्त में से कोई लक्ष्य नहीं है। तो ये जो है एक प्रकार से परिवार क्या लक्ष्य है, मकान बनवाना, बच्चों की शिक्षा और बच्चों की शादी, ये एक दीर्घकालीन लक्ष्य कौन है, दीर्घकालीन लक्ष्य, यानी कि मकान 70-80 साल तक चलेगा, बच्चों की शादी भी एक ही बार होनी है, शिक्षा यानी बच्चों की शिक्षा भी एक ही बार, एक प्रकार से ये चीज़ें होती है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, स्तर दो प्रकार के होते हैं, जो स्तर एक बड़े समूह से जुड़ा होता है वह क्या कहलाता है। तो भाई स्तर जो होता है यानी सामाजिक जो स्तर होता है, सामाजिक स्तर दो प्रकार के होते हैं, सामाजिक स्तर दो प्रकार के होते हैं, जो स्तर एक बड़े समूह से जुड़ा हुआ होता है वह क्या कहलाता है, तो उसको हम दृढ़ स्थिरता वाला स्तर कहते हैं। क्या कहते हैं, उसी को हम दृढ़ स्थिरता वाला स्तर कहते हैं। ऑप्शन डी में दिया है दृढ़ स्थिरता वाला, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न है कि स्तर का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। स्तर का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया भाई, तो संतुष्टि के आधार पर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है स्थिरता और लोचमयता के आधार पर, ऑप्शन सी है गुण के आधार पर और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी के आधार पर। तो भाई स्तर का जो वर्गीकरण किया जाता है ये संतुष्टि के आधार पर भी किया जाता है, गुण के आधार पर भी किया जाता है, इसके अलावा स्थिरता और लोचमयता के आधार पर भी हम स्तर का वर्गीकरण करते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट होगा, डी उपरोक्त सभी। ओके, डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि एक दूसरे से जो है एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे से अंतर संबंधित है, इनमें से कौन कौन, तो लक्ष्य मूल्य स्तर, ये तीनों कहीं ना कहीं पे एक दूसरे से अंतर संबंधित है, यानी कि लक्ष्य मूल्य पर डिपेंडेंट, मतलब कि लक्ष्य मूल्य और स्तर ये तीनों क्या है, अंतर संबंधित है, यानी इंटर रिलेशनशिप का संबंध तीनों रखते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, स्तर की विशेषता है, स्तर की विशेषता है, स्तर की विशेषता क्या है, ऑप्शन ए दिया है स्तर कार्य करने का ढंग स्पष्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। स्तर समझ रहे हैं ना, ये एक सामाजिक स्तर की बात हो रही है, वो स्तर की बात नहीं हो रही जो एक प्रकार से उसमें लगाया जाता है, ठीक है, वो स्तर दूसरा होता है, उस स्तर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैनेजमेंट के लिए सबसे ज़रूरी बात है स्तर फिक्स होना, चाहे वो समाज की बात हो और चाहे किसी परिवार की बात हो। परिवार में हर एक व्यक्तियों का अपना अपना स्तर होता है कि किस व्यक्ति को कौन सा कार्य करना है, किस पद पर है, कौन सा उसका स्तर फिक्स है। स्तर एक तो उसको जन्म से मिलता है, तो सामाजिक स्तर, समाज में दो प्रकार के स्तर थे मुख्य रूप से, एक तो सामाजिक स्तर यानी कि जैसे कि प्रदत्त स्तर या एक अर्जित स्तर। ओके, यानी अर्जित परिस्थिति के द्वारा जो स्तर प्राप्त होता है वो अर्जित स्तर होता है, और जो प्रदत्त यानी कि प्रकृति के द्वारा ही मिला है, जन्म से ही मिल गया है उसको, वो आपका होता है, ठीक है। तो स्तर की विशेषता क्या है, स्तर की विशेषता है भाई ये सभी विशेषताएं होती है। स्तर कार्य करने का ढंग स्पष्ट करते हैं, स्तर गतिशील होते हैं, स्तर विशिष्ट होते हैं, ऑप्शन नंबर इसका डी ये सभी। अगला प्रश्न है आपके समक्ष, आदर्शात्मक मूल्य आधारित होते हैं, आदर्शात्मक मूल्य आधारित होते हैं कर्म पर, धर्म पर, विचारों पर या अभिवृत्ति पर। तो आदर्शात्मक मूल्य जो होते हैं वो धर्म पर निर्धारित करते हैं, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, समय स्थान विशेष के बिंदु पर निश्चित होते हैं, समय स्थान विशेष के बिंदु पर निश्चित होते हैं क्या, परंपरागत स्तर जो होते हैं वो समय स्थान के जो है विशेष स्थान या विशेष समय के बिंदु पर निश्चित होते हैं। अगला प्रश्न है, रहन सहन का स्तर बदल जाता है किससे, विलासिता से, आदत से, सुविधाओं से, आवश्यकताओं से। तो रहन सहन का जो स्तर होता है आदत से बदल जाता है, किससे बदल जाता है भाई, आदत से जो होता है रहन सहन का स्तर भी बदल जाता है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समझ दिया हुआ है, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सभी लोग और शेयर कर दीजिएगा 10-10 व्यक्तियों के पास। अपने आपके घर में जितना भी फ़ोन है, आपके भाई का, आपके बहनों का, आपके जो है माता पिता का, आपके चाचा चाची का, जितने भी फ़ोन है सभी से चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी से जो है वीडियो प्रकार से, अगर खाली वैसे तो नहीं होता होगा लेकिन फिर भी आप सभी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, चलिए प्रश्न क्या है कि रहन सहन के स्तर को प्रभावित करने वाले कारक हैं, रहन सहन के का स्तर जो है को प्रभावित करने वाले जो कारक है कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए दिया है परिवार की आर्थिक स्थिति, बिल्कुल भाई रहन सहन के स्तर को प्रभावित करती है परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है। दूसरा जो है व्यय करने का ढंग कैसा है वो भी, और तीसरा जीवन दर्शन की एवं संस्कृति कैसी ये भी। तो ये सभी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा, यानी उपरोक्त सभी। ओके, रहन सहन के स्तर को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं, परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है, जीवन दर्शन कैसा है उसका, संस्कृति कैसी है, व्यय करने का ढंग परिवार का कैसा है, सभी। ओके, अगला प्रश्न है, गृह व्यवस्था में अंतर्निहित प्रेरणा जो है प्रदान करता है, गृह व्यवस्था में अंतर्निहित प्रेरणा प्रदान करता है क्या, स्तर, मूल्य या योजना या मूल्यांकन।
तो गृह व्यवस्था में अंतर्निहित प्रेरणा जो प्रदान करता है वो मूल्य प्रदान करता है। कौन? मूल्य, जो सामाजिक मूल्य होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा, यानी जो वैल्यूज होती हैं। अगला प्रश्न है, ऐसे स्तर जिन्हें समाज अथवा समुदाय एक बड़ा भाग स्वीकार करता है वो क्या कहलाते हैं? ऐसे स्तर जिन्हें समाज अथवा समुदाय का बड़ा भाग स्वीकार करता है वो क्या कहलाते हैं? वो परंपरागत स्तर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? वो परंपरागत स्तर कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है परंपरागत स्तर, करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ भाई? अगला प्रश्न आप देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जाम से छप सकता है। फटाफट से एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के पास। प्रश्न है आपके समक्ष, बचत है। बचत क्या है? बचत क्या है भाई? बचत के बारे में हमसे पूछेगा कि बचत है आय प्लस उपयोग व्यय, ये है, या फिर आय माइनस उपयोग व्यय, या फिर आय भागे उपयोग व्यय, या फिर आय गुणे उपयोग व्यय। तो भाई बचत क्या होती है? जितनी आपकी आय है उनमें से अगर उपभोग की जो व्यय होती है, यानी खर्चा आपने कितना खाने पीने में किया उसको घटा देंगे तो आपका बचत निकल आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यही करेक्ट होगा, यानी कि आय माइनस व्यय बराबर बचत। ठीक है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, स्वर्णिम भविष्य एवं सुखी जीवन के लिए क्या आवश्यक है? स्वर्णिम भविष्य एवं सुखी जीवन के लिए क्या आवश्यक है? व्यय, उपहार या बचत? तो भाई स्वर्णिम भविष्य और सुखी जीवन के लिए बचत आवश्यक है। अगर आपकी बचत ठीक ठाक है तो आप अच्छे तरीके से अपना जीवन निर्वाह करेंगे। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, कार्य, विश्राम एवं शयन तीनों में कितना अनुपात होना चाहिए? यानी कि आयु, मान लीजिए 24 घंटे सोना, मतलब 24 घंटे का पूरा समय होता है, तो ये बताइए कि कितने समय कार्य करना चाहिए, कितने विश्राम और कितने शयन करना चाहिए, कितने घंटे? ठीक है, देखिए 8 7 6, यानी कि 8 घंटे कार्य करना चाहिए, 7 घंटे सोना चाहिए, या 4 घंटे शयन करना चाहिए। तो गलत हो गया पहले ही भाई। देखिए 8 घंटे आपको कार्य करना चाहिए, 8 घंटे विश्राम करना चाहिए, और 8 घंटे आपको शयन करना चाहिए। तो इस प्रकार से आपका 8 त्रिक 24, ये अनुपात आपका सही है, बी ऑप्शन, 8 8 8। ओके। अगला प्रश्न आप देखिएगा, पारिवारिक आय में वृद्धि के उपाय हैं। पारिवारिक आय में वृद्धि के उपाय हैं, कौन कौन से उपाय हैं भाई? तो पहला उपाय कौन सा होगा आपका? लघु उद्योग धंधों को अपनाना, ये भी पारिवारिक आय में वृद्धि करेगा। खाद्य पदार्थों की सुरक्षित करना, ये भी करेगा। सब्जी उगाना, ये भी आपको जो है पारिवारिक आय में वृद्धि करेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? डी, ऊपर सभी। अगला प्रश्न आप देखिएगा, निश्चित व्यय होते हैं, निश्चित व्यय होते हैं। बच्चों की स्कूल फीस बिल्कुल निश्चित व्यय है, तो भाई देना ही देना है। मकान का किराया, ये भी देने देना है, एकदम से कन्फर्म होता है अगर आप अलग रह रहे हैं। आयकर भुगतान, यानी आपको कर भी देना है एकदम से, तो निश्चित व्यय होते हैं कि निश्चित है, इसको देने देना। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होता है। अगला प्रश्न है, व्यय के प्रकार हैं। व्यय कितने प्रकार के होते हैं भाई? निश्चित व्यय, अर्ध निश्चित व्यय और अन्य व्यय। तो भाई ये बिल्कुल आप सभी ये तीनों प्रकार के व्यय ही होते हैं। तो व्यय के ये तीनों प्रकार ही हैं, यानी कि ऊपर सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, आय के प्रकार है। आय के प्रकार कौन कौन से हैं भाई? तो ये भी, इसमें भी आप जो है क्या होगा आपका, क्या होगा? डी वाला ऑप्शन है, ऊपर सभी, यानी अमौद्रिक आय, मौद्रिक आय और मानसिक आय। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी। ओके। अगला प्रश्न देखिएगा, वास्तविक आय के प्रकार है। वास्तविक आय के प्रकार क्या है भाई? वास्तविक आय के प्रकार प्रत्यक्ष आय, अप्रत्यक्ष आय, या फिर ए और बी दोनों। तो वास्तविक आय के कितने प्रकार? 2 प्रकार, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, बजट का मुख्य उद्देश्य है। बजट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आय व्यय का अनुमान लगाना। क्या आय व्यय का अनुमान जो है ये बजट का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, आदर्श बजट होता है। आदर्श बजट होता है घाटे का बजट, या फिर संतुलित बजट, या फिर बचत का, मतलब बचत का बजट। आदर्श माने आइडियल जो बजट होता है वो क्या होता है, यानी कि किसी को आप आइडियल क्यों मानते? चूंकि वो संतुलित विचारधारा का होता है। तो आदर्श बजट क्या होता है? संतुलित बजट होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि वह आय जो साप्ताहिक या मासिक रूप से धन के रूप में प्राप्त होती है वह क्या कहलाती है? तो वह आय जो साप्ताहिक जो है या मासिक रूप से धन के रूप में प्राप्त होती है वह मौद्रिक आय, या वास्तविक आय, या अप्रत्यक्ष आय, या प्रत्यक्ष आय कहलाती है। क्या कहलाती है? तो वह आय जो साप्ताहिक या मासिक रूप से धन के रूप में हमको प्राप्त होती है उसी को हम मौद्रिक आय कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा, मौद्रिक आय। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, क्या प्रश्न दिया हुआ है? 8वां नंबर आपके समक्ष दिया हुआ है। देखिए 8वां जो है आपका प्रश्न है कि थकान के प्रकार हैं। थकान कितने प्रकार की होती है? थकान दो प्रकार, एक तो मनोवैज्ञानिक थकान, यानी कि मन थक जाए तो मनोवैज्ञानिक थकान, एक शारीरिक थकान यानी शरीर थक जाए। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या करेक्ट होगा? सी ऑप्शन, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न, शारीरिक थकान का कारण है। शारीरिक थकान का कारण क्या है भाई? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे एक बात सभी लोग।
एक बार मैं थोड़ा सा जल ग्रहण कर लूँ, उसके बाद में फिर जो है कंटिन्यू करते हैं। आप सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए ओके, धन्यवाद। चलिए, तो अगला प्रश्न आपके समक्ष क्या है कि शारीरिक थकान का कारण क्या है। तो शरीर में पानी की कमी होना, या कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति, या फिर शरीर में जो है लैक्टिक एसिड की अधिकता, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो थकान का कारण क्या है भाई? थकान का कारण ये है कि आपके जो है शरीर में लैक्टिक एसिड की अधिकता हो गई है, इसलिए थका लगती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। ओके, अगला प्रश्न आप देखिएगा, जो है ब्रांस के अनुसार विश्राम काल से शारीरिक थकान दूर होती है, या कार्यों की मात्रा में वृद्धि होती है, या उत्पादन वक्र उन्नत होता है, या फिर उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? तो ब्रांस के अनुसार विश्राम काल से शरीर की थकान भी दूर होती है, कार्यों की मात्रा में वृद्धि भी होती है, उत्पादन वक्र उन्नत भी होता है, यानी कि ये सभी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, धन, समय तथा शक्ति तीनों की ही कम आवश्यकता होती है। धन, समय तथा शक्ति तीनों की ही कम आवश्यकता होती है। ए पारिवारिक जीवन चक्र की प्रथम अवस्था में, या द्वितीय अवस्था में, या तृतीय अवस्था में, या फिर सभी अवस्था में। तो भाई धन, समय तथा शक्ति तीनों की ही कम आवश्यकता होती है पारिवारिक जीवन चक्र की जो प्रथम अवस्था होती है उसमें। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कार्य क्षमता शून्य हो जाती है। कार्य क्षमता शून्य हो जाती है किसमें? सुबह, या फिर दोपहर, या फिर शाम, या रात्रि में। तो कार्य क्षमता जो होती है आपकी बिल्कुल शून्य हो जाती है कब? रात्रि में, इसीलिए आपको नींद आती है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, चूंकि आप थक जाते हैं। अगला प्रश्न है, समय व्यवस्थापन की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। समय व्यवस्थापन की सर्वाधिक आवश्यकता क्या होती है भाई? प्रारंभिक अवस्था में, या विस्तार की अवस्था में, या संकुचित अवस्था में। तो समय व्यवस्थापन की सर्वाधिक आवश्यकता विस्तार की अवस्था में होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, परिवार में होने वाली विभिन्न क्रियाओं में तथा उपलब्ध समय के बीच अनुकूलतम समायोजन तथा इसके लिए जो प्रक्रिया प्रयोग में लाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रश्न क्या है कि परिवार में होने वाली विभिन्न क्रियाओं में तथा उपलब्ध समय के बीच अनुकूलतम समायोजन तथा इसके लिए जो प्रक्रिया प्रयोग में लाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसी को हम समय प्रबंध प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? समय प्रबंध प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है कि समय योजना के मूल्यांकन में चार्ट की जो है सहायता ली जाती है। क्या? समय योजना के मूल्यांकन में चार्ट की सहायता ली जाती है। यह चार्ट है पाथवे चार्ट, या गैंट चार्ट, या फिर प्रोसेस चार्ट, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताने का प्रयास करेंगे। तो समय योजना के मूल्यांकन में चार्ट की सहायता ली जाती है। चार्ट की, किस चार्ट की? तो प्रोसेस चार्ट की। किसकी? प्रोसेस चार्ट की। ऑप्शन नंबर सी में दिया, प्रोसेस चार्ट। अगला प्रश्न है, फ्रिज के किस भाग का उपयोग ताजी सब्जियों को रखने के लिए करना चाहिए? फ्रिज के किस भाग का प्रयोग ताजी सब्जियों को रखने के लिए किया जाना चाहिए? फ्रीजर में रखा जाना चाहिए, कि चिल्ड ट्रे में रखना चाहिए, या कि क्रिस्परेटर में रखना चाहिए? बताने का प्रयास करें फटाफट से। फ्रिज के किस भाग में जो है ताजी सब्जियां रखनी चाहिए? तो जो क्रिस्पेटर जो होता है उसमें ताजी सब्जियों को रखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होता है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, कार्य सरलीकरण किस स्त्रियों के लिए अधिक महत्वपूर्ण है? कार्य का सरलीकरण किन स्त्रियों के लिए या फिर किस स्त्रियों के लिए अधिक महत्वपूर्ण है? शैक्षिक दृष्टि से अपंग के लिए, या फिर शारीरिक दृष्टि से अपंग के लिए, या मानसिक दृष्टि से अपंग के लिए, या आर्थिक दृष्टि से अपंग के लिए? तो भाई कार्य सरलीकरण किस स्त्रियों के लिए अधिक महत्वपूर्ण होगा? तो शारीरिक दृष्टि से जो अपंग है उनके लिए। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, पारिवारिक जीवन चक्र की किस अवस्था में आय की मांग सबसे कम होती है? पारिवारिक जीवन चक्र की किस अवस्था में आय की मांग जो सबसे कम होती है? तो कौन सी अवस्था भाई? संकुचित अवस्था जो होती है पारिवारिक जीवन चक्र की, उसमें आय की जो डिमांड होती है यानी मांग होती है सबसे कम होती है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है भाई। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए। जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष क्या दिया हुआ है? अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा जितने भी लोग देख रहे हैं। चलिए बताने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न क्या आपके समक्ष है? प्रश्न है कि साधनों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न क्या है? साधनों का प्रयोग किया जाता है। बड़ा अच्छा प्रश्न है। मूल की प्राप्ति के लिए किया जाता है, या स्तर की प्राप्ति के लिए किया जाता है, या लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है, या भौतिकता की प्राप्ति के लिए किया जाता है? तो साधनों का प्रयोग जो है वो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। किसकी? अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, साधनों के उपयोग का अंतिम सिद्धांत है। साधनों के उपयोग का अंतिम सिद्धांत क्या है?
निरीक्षण, समायोजन या मूल्यांकन या योजना। तो साधनों के उपयोग का अंतिम सिद्धांत है क्या भाई? मूल्यांकन। क्या है? मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि व्यक्तिगत साधन के अंतर्गत आते हैं। व्यक्तिगत साधन के अंतर्गत क्या आते हैं भाई? कौन कौन क्या आता है? तो भावनाएं व्यक्तिगत साधन के अंतर्गत आती हैं, अभिवृत्तियां भी व्यक्तिगत साधन है, विश्वास भी मतलब कि व्यक्तिगत साधन ही है। तो यानी कि ये सभी, ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखिएगा, भौतिक साधन के अंतर्गत नहीं आते हैं। भौतिक साधन के अंतर्गत क्या नहीं आता है भाई? ऑप्शन ए दिया है मिक्सर जो है ग्राइंडर, ऑप्शन बी है हेयर जो है ड्रायर, ऑप्शन सी है ऊर्जा और ऑप्शन डी है गीजर। तो भौतिक साधन के अंतर्गत क्या नहीं आता है? भौतिक साधन के अंतर्गत इनमें से क्या नहीं आता है? तो भाई जो है जो मिक्सर ग्राइंडर है ये आता है, हेयर ड्रायर जो है ये भी आता है, गीजर भी आता है, ऊर्जा जो होती है ये भौतिक संसाधन के अंतर्गत नहीं आती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, पारिवारिक साधन प्रभावित होते हैं। पारिवारिक साधन प्रभावित होते किससे? व्यवसाय से, पारिवारिक जीवन चक्र से, या मकान की मतलब कि मकान व उसकी स्थिति से, या फिर ऊपर सभी से। तो पारिवारिक साधन जो होते हैं प्रभावित किससे होते हैं? व्यवसाय से भी प्रभावित होते हैं पारिवारिक साधन। परिवार में क्या क्या चीज़ें आपके होंगी? आपके व्यवसाय से ही डिसाइड हो सकता है, और परिवार जीवन चक्र से भी कहीं ना कहीं पे, और मकान व उसकी स्थिति कैसी इससे भी। यानी ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, पारिवारिक जीवन चक्र में सबसे कम आय की गणना होती है। पारिवारिक जीवन चक्र में सबसे कम आय की गणना मतलब कि आय की मांग कब होती है? सेवानिवृत्त काल में। किसमें? सेवानिवृत्त काल में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, पारिवारिक जीवन चक्र की किस अवस्था में आय की मांग सबसे जो है अधिक होती है? पारिवारिक जीवन चक्र की किस अवस्था में आय की सबसे मांग सबसे अधिक होती है? तो जो विस्तृत अवस्था होती है उसी में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है, विस्तृत अवस्था। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, पारिवारिक जीवन चक्र की प्रथम अवस्था में समय की मांग होती है, अथवा पारिवारिक जीवन क्रम की प्रथम अवस्था में समय की मांग क्या होती है? दोनों प्रश्न एक ही मतलब है, ऑप्शन एक ही है। प्रश्न क्या पूछा जाए, चाहे आपसे पूछा जाए कि पारिवारिक जीवन चक्र की प्रथम अवस्था में समय की मांग क्या होती है, या आपसे पूछा जाए पारिवारिक जीवन क्रम की प्रथम अवस्था में समय की मांग होती है, तो आप बताएंगे कैसी होती है? कम होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, पारिवारिक जीवन चक्र की किस अवस्था में अधिक मात्रा में शक्ति की आवश्यकता होती है? पारिवारिक जीवन चक्र की किस अवस्था में अधिक मात्रा में शक्ति की आवश्यकता होती है? तो किस जो है उसमें किस अवस्था में भाई? तो विस्तृत परिवार की अवस्था में किसकी अधिक मात्रा में शक्ति की आवश्यकता होती है? विस्तृत परिवार की अवस्था में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, पारिवारिक जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में कार्यवक्र होता है। पारिवारिक जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में कार्यवक्र कैसा होता है? एक समान होता है या भिन्न भिन्न होता है, फिर कार्यवक्र होता ही नहीं है? बताने का प्रयास करेंगे। तो पारिवारिक जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में कार्य का वक्र अलग अलग होता है, यानी कि भिन्न भिन्न होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है, पारिवारिक जीवन चक्र की किन अवस्था में गृहिणी को समय और शक्ति की मांग का सबसे अधिक जो है मांग सबसे अधिक होती है? प्रथम अवस्था में, द्वितीय अवस्था में, या फिर तृतीय अवस्था में? बताने का प्रयास करें फटाफट से। तो पारिवारिक जीवन की प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि पारिवारिक जीवन चक्र की किस अवस्था में गृहिणी को समय और शक्ति की मांग सबसे अधिक होती है? किस अवस्था में? प्रथम अवस्था में, द्वितीय अवस्था में, या फिर तृतीय अवस्था में? बताने का प्रयास करेंगे भाई कि किस अवस्था में होती है? किस अवस्था में होती है? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। किस अवस्था में होती है भाई? किस अवस्था में होती है? तो द्वितीय अवस्था। आपकी कौन सी अवस्था? द्वितीय अवस्था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न कि लिनन की उच्च श्रेणी का रेशा प्राप्त करने के लिए किस जाति का पौधा बोया जाता है? प्रश्न क्या है? लिनन की उच्च श्रेणी का रेशा प्राप्त करने के लिए किस जाति का पौधा बोया जाता है? उच्च नहीं, निम्न जाति का, या फिर निम्न जाति का, या फिर मध्यम जाति का, या फिर उत्तम जाति का? तो भाई जो उच्च श्रेणी का रेशा अगर प्राप्त करेंगे तो उत्तम जाति का ही बोना चाहिए आपको। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आपके लोगों के समक्ष आ चुका है। अगला प्रश्न है कि लिनन के रेशों की तनाव सामर्थ्य कैसी होती है? लिनन के रेशों की तनाव सामर्थ्य जो होती है वो कैसी होती है भाई? कम होती है। कैसी होती? कम होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, लिनन के रेशों की कताई जिस मशीन के द्वारा की जाती है उसे क्या कहते हैं? लिनन के रेशों की कताई जो होती है जिस मशीन से की जाती है उस मशीन को हम स्प्रेडर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्प्रेडर। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा, स्प्रेडर। अगला प्रश्न देखिएगा, लिनन के रेशे में सेलुलोज का प्रतिशत कितना रहता है? लिनन जो होता है उसके रेशों में सेलुलोज का जो परसेंटेज होता है वो लगभग 63 से 70% के आसपास होता है। ठीक, 63 से 70 तक।
अगला प्रश्न है लिनन के रेशे की लंबाई कितने से कितने इंच तक होती है। लिनन के रेशे की जो लंबाई होती है वो 12 से लगभग 20 इंच के आसपास तक होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा, 12 से 20 इंच। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है लिनन के रेशे का व्यास औसतन कितने माइक्रोन का होता है। तो औसतन कितने माइक्रोन का होता है भाई, कितने माइक्रोन का होता है। लिनन के रेशे का जो व्यास होता है वो लगभग जो होता है 15 से 18 माइक्रोन के आसपास होता है। कितने, 15 से 18 माइक्रोन। ऑप्शन सी में दिया है, करेक्ट आंसर आपका होगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग। अगला प्रश्न दिया है कि ऊन की प्राप्ति किससे होती है। ऊन की प्राप्ति किससे होती है, जानवरों के बालों से होती है या पेड़ की छाल से होती है, मशीनों से होती है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए ऊन की प्राप्ति किससे होती है, सभी को पता होगा भेड़ से होती है ना, जानवरों के बालों से। तो उसमें कई कैटेगरी के भेड़ वगैरह आते हैं तो उनसे होती है। तो जानवरों के बालों से जो होता है भेड़ मतलब कि ऊन की प्राप्ति हमको होती है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपके समक्ष है मेरिनो जाति की भेड़ से प्राप्त ऊन किस श्रेणी का होता है। मेरिनो जाति की भेड़ से प्राप्त ऊन जो होता है उसको किस श्रेणी का मिलता है। प्रथम श्रेणी का ऊन मिलता है, द्वितीय श्रेणी का या तृतीय श्रेणी का या चतुर्थ श्रेणी का, बताने का प्रयास करेंगे। तो मेरिनो जाति की भेड़ से प्राप्त ऊन जो होता है वो प्रथम श्रेणी का ऊन होता है, अव्वल नंबर का, नंबर 1 क्वालिटी। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा किस श्रेणी से प्राप्त ऊन के रेशे 2 से 4 इंच तक की लंबाई के होते हैं। किस श्रेणी से प्राप्त ऊन के रेशे 2 से 4 इंच तक की लंबाई के होते हैं। तो द्वितीय श्रेणी के जो है रेशे मतलब कि ऊन होता है, द्वितीय श्रेणी का ऊन होता है वो 2 से 4 इंच तक की लंबाई के होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है। अगला प्रश्न है कि तृतीय श्रेणी के ऊन के रेशों की लंबाई कितनी होती है। तृतीय श्रेणी के जो ऊन होते हैं उनके रेशों की लंबाई कितनी होती है। तो 4 से लेकर के 18 इंच जो है लंबाई होती है। कितने, 4 से 18 इंच के आसपास तक। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है चतुर्थ श्रेणी के ऊन से अधिकतर कौन से वस्त्र बनाए जाते हैं। चतुर्थ श्रेणी के ऊन से अधिकतर कौन से वस्त्र बनाए जाते हैं। तो भाई दरी बनाई जाती है इससे, चतुर्थ श्रेणी के ऊन से गलीचे बनाए जाते हैं, सस्ते गर्म कपड़े जो होते हैं वो बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है कि जो ऊन 12 से 14 माह की आयु वाली भेड़ से पहली बार जो है काटी जाती है उसे क्या कहते हैं। एक बार फिर से प्रश्न सुनिएगा। प्रश्न है कि जो ऊन 12 से 14 माह की आयु वाली जो भेड़ होती है, इनकी 12 से 14 महीने की जो भेड़ होती है उससे पहली बार जो ऊन काटा जाता है उस ऊन को हम क्या कहते हैं। उसी ऊन को हम हांग ऊन के नाम से जानते हैं। किस ऊन से, हांग ऊन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है भेड़ के शरीर से जो ऊन दूसरी बार का जो है काट कर प्राप्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो भेड़ के ऊन से मतलब भेड़ के शरीर से जो दूसरी बार जो है ऊन जो है हमको दूसरी बार काट करके प्राप्त किया जाता है उस ऊन को हम बिदर ऊन कहते हैं। क्या कहते हैं, बिदर ऊन। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि टूटे फटे तथा बदरंग ऊन को हम क्या कहते हैं। जो टूटे फूटे और बदरंग ऊन होते हैं उनको हम टेगलाक ऊन कहते हैं। क्या कहते हैं, टेगलाक। ओके, क्या कहते हैं, टेगलाक ऊन कहते हैं। आपसे पूछी ऊनी रेशा किस प्रकार का रेशा होता है। तो प्रोटीन प्रधान रेशा होता है। ऊन का विशिष्ट गुरुत्व जो होता है वो 1.32 के आसपास होता है। ओके, बात ध्यान रखिएगा। और जो ऊनी तंतु होते हैं उन पर पसीनों का कैसा प्रभाव पड़ता है। एग्जाम से अगर पूछ ले जो ऊनी तंतु होते हैं, जो ऊनी रेशे होते हैं उन पर पसीनों का कैसा प्रभाव पड़ता है, तो एकदम से गलत प्रभाव यानी कि प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है उनकी प्रकृति के, उनके नेचर के। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है रेशम है। रेशम क्या है भाई। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि रेशम है, रेशम प्राकृतिक या फिर दोनों, या प्राकृतिक कृत्रिम या फिर दोनों, या इनमें से कोई नहीं, बताने का प्रयास करेंगे। तो रेशम क्या है, एक प्राकृतिक तंतु। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र में किस चरण में तंतु पैदा करता है। रेशम का कीड़ा अपने किस चक्र में तंतु पैदा करता है। तो पूर्ण कीट में, जब वो पूर्ण कीट हो जाता है तब वो तंतु पैदा करता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है अंडे से कीड़ा बनने तक की अवस्थाओं का कौन सा क्रम सही है। जैसे अंडे से जो कीड़ा बनता है जो रेशम का होता है वो कौन कौन सी अवस्थाएं होती है। सबसे पहले अंडा होगा, क्या होगा, तो भाई सबसे पहले अंडा होगा, उसके बाद में लार्वा बनेगा, फिर लार्वा के बाद में प्यूपा बनेगा, प्यूपा के बाद में फिर कीड़ा होगा, फिर कीड़े के बाद में हमको रेशे मिलेंगे उससे। ठीक है, तो ये होता सही क्रम। ऑप्शन नंबर डी, अंडा, लार्वा, प्यूपा और कीड़ा। अगला प्रश्न है एक तंतुक रेशा है। एक तंतुक रेशा कौन सा भाई, एक तंतुक रेशा क्या है, कपास है, ऊन है, रेशम है, पॉलिस्टर है। तो एक तंतुक रेशा जो कौन सा इनमें से, रेशम जो होता है एक तंतुक रेशा होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा।
अगला प्रश्न है, रेशम के कीड़ों को बड़े पैमानों पर पालने तथा व्यवस्थापन को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट होगा, सेरीकल्चर। नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष है, रेशम एक रेशा है। रेशम एक रेशा है, कैसा है भाई? सेलुलोज का बना हुआ है, या फिर खनिज युक्त है, प्रोटीन युक्त है, या फिर धातु युक्त है? बताने का प्रयास करेंगे। तो जो रेशम का रेशा है किसका, वो रेशम एक रेशा कैसा है? रेशम जो है प्रोटीन युक्त रेशा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, रेशम के कीड़े किसकी पत्तियों पर का सेवन करते हैं? मतलब कि रेशम के जो कीड़े होते हैं किसकी पत्तियों को खाते हैं, यानी किसकी पत्तियों का सेवन करते हैं? नीम की पत्तियों का? बिल्कुल नहीं। आम की पत्तियों का? नहीं। केले की पत्तियों का? नहीं। सहतूत की पत्तियों? बिल्कुल सहतूत की पत्तियों पर आप देखेंगे रेशम के कीड़े मिलेंगे। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। रेशम के कीड़े किसकी पत्तियों का सेवन करते हैं? तो सहतूत की पत्तियों का सेवन करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, रेशम के कीड़े का जीवन कितने समय का होता है? रेशम के कीड़े का जो समय होता है, जीवन काल होता है, वो 2 महीने के आसपास का होता है। कितने महीने का? 2 महीने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, वस्त्रों का राजा किसे कहा जाता है? वस्त्रों का राजा किसे कहा जाता है भाई? तो रेशम को ही वस्त्रों का राजा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया, रेशम। अगला प्रश्न देखिएगा, सिल्क की शक्ति और मजबूती इतनी अधिक होती है कि कुछ दिन पहले तक बनाने के लिए काम में लाया जाता था। क्या प्रश्न है? कि सिल्क की शक्ति और मजबूती इतनी अधिक होती है कि कुछ दिन पहले तक बनाने के लिए काम में लाया जाता था। तो भाई क्या? पैरासूट। ओके, पैरासूट बनाने में जो सिल्क की जो है काम में लाया जाता था, क्योंकि सिल्क जो है मजबूत होता था और शक्ति इसकी ज़्यादा होती थी, इसीलिए पैरासूट बनाने में। अगला प्रश्न देखिएगा, सिल्क के रेशे किससे प्रभावित नहीं होते हैं? सिल्क के रेशे जो होते हैं वो नमी से प्रभावित नहीं होते हैं। किससे? नमी से। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आप देखिए लीजिएगा। अगला प्रश्न है, पूर्ण आयु प्राप्त कुकून में से कीड़े यानी कि सलम जिसको कहते हैं, निकालने के बाद वे कितने दिन में अंडे देते हैं? पूर्ण आयु प्राप्त कुकून में से कीड़े यानी सलम निकालने के बाद वे कितने दिन में अंडे देते हैं? तो लगभग उसके बाद में 3 दिन में अंडे देते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, जादुई रेशा किस कूसे को कहते हैं? जादुई रेशा किस कूसे को कहते हैं? तो भाई लिनन को हम जादुई रेशा कहते हैं, या फिर कपास को, या फिर ऊन को, या फिर नायलॉन को। तो जादुई रेशा किस कूसे को कहते हैं? नायलॉन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, नायलॉन की खोज का श्रेय किस कंपनी को जाता है? नायलॉन की खोज की कंपनी मतलब कि किस कंपनी को जाता है भाई? तो EI ड्यूपोंट डी नीमर्स एंड कंपनी, ये जो कंपनी है बी ऑप्शन में लिखी हुई है, EI ड्यूपोंट डी नीमर्स एंड कंपनी। इस कंपनी में मतलब इस कंपनी को नायलॉन का खोज करने को जो है श्रेय जाता है। और नायलॉन की खोज जो हुई है सबसे पहले, इसकी उद्घोषणा 1938 में हुई है। 1938 में आपसे पूछे नायलॉन की खोज कब हुई, तो 1938 में हुई। नायलॉन की खोज कब हुई है? 1938 में हुई है। नायलॉन के धागे का जो मूल्यांकन है वो डेनियर से होता है। किससे होता है? नायलॉन के धागे का मूल्यांकन अगर आपसे पूछे किससे होता है, तो डेनियर से होता है। डेनियर क्या होता है? नायलॉन के जो यार्न होता है उसका वजन जो होता है उसी को डेनियर कहते हैं। ओके, नायलॉन का डेनियर जो होता है कितने से कितने तक होता है? तो 12 से 70 तक होता है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, और आपसे अगर पूछे कि टेक्सचर धागे जो होते हैं वो किसका प्रकार है, तो वो एक नायलॉन के ही प्रकार होते हैं, बात ध्यान रखेंगे। और नायलॉन के धागों का निर्माण कितने प्रकार से होता है अगर आपसे पूछे, तो नायलॉन के धागों का निर्माण जो होता है 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। नायलॉन जो होते हैं वस्त्रों में क्या होते हैं? हल्के होते हैं। नायलॉन बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? हल्के होते हैं, बात ध्यान रखेंगे। और नायलॉन जो होते हैं ये जो है आपसे पूछे अगर कितने जो है फ़ारेनहाइट डिग्री पर जो है पिघल जाते हैं, तो 482 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ही क्या होते हैं? नायलॉन जो होते हैं वो पिघल जाते हैं। ये बात भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अच्छा प्रश्न है। इस प्रकार से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को आज की वीडियो में देखा, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, तो आपके समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, स्पिनिंग माने कताई होती है। ओके, तो अगर आपसे पूछे यांत्रिक कताई को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो क्या बोलेंगे? मैकेनिकल स्पिनिंग जो होता है इसी को हम यांत्रिक कताई बोलते हैं। ओके, इस प्रकार से आपने लगभग जो है 100-150 के आसपास प्रश्नों को देखा। बहुत सारे प्रश्न मैंने इसमें बता दिए, बहुत सारे प्रश्नों को देखा। और निश्चित तौर पर अगर आपने जो है राजनीति शास्त्र का ये नहीं देखा वीडियो, देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पेपर 1 और पेपर 2 यानी कि 104, 105 जो आपका दिया हुआ है वो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। पेपर 1, पेपर 2 जो भी आप में होते हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पेपर 1 की बात की जाए, पेपर 1 में खास करके आपको क्या पढ़ना होता है? पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ना होता है पेपर 1 में। पेपर 2 में आपको कॉन्सेप्ट, पॉलिटिकल के कॉन्सेप्ट आपको इससे यहाँ से प्रश्न आएंगे और इसमें यहाँ से, और दोनों के बारे में मैंने बता दिया।
दिया है आपको इस वीडियो में, जिसमें टॉप 100 क्वेश्चन बताए हैं। इसके अलावा दूसरा मॉडल पेपर मैंने पॉलिटिकल साइंस का भी दिया है, इसमें भी मैंने राजनीतिक सिद्धांत और उसके उदाहरणों के बारे में बताया, तो ये भी दोनों पेपर को समाहित किया गया है इसमें भी। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और एक बार आपको बता दूं कि आप जो भी सब्जेक्ट आपके हों, आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। वैसे आपके जो सब्जेक्ट होने वाले पेपर जिसके लगे हुए हैं, मैं उसकी वीडियो आपको मतलब हर एक सब्जेक्ट की वीडियो में मैंने मॉडल पेपर में दे दूंगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो प्रश्न जो है पत्र को करने में। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगी आपकी परीक्षा के लिए, और मैं बता दे रहा हूँ। तो आप लोग जो है फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत के बाद में यह वीडियो आप लोगों के लिए बना पाया हूँ। ओके, बहुत ज़्यादा समय निकालना पड़ता है एक वीडियो को बनाने में, तो आप लोग मेहनत को समझिए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए सभी दोस्तों के पास वीडियो को, ताकि इसी प्रकार से मोटिवेट मैं हो सकूँ और लगातार आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो देने का प्रयास करूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो प्रश्न पत्र को करने में। ओके, धन्यवाद।